हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर सेल के बारे में। सेल के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या हमारे पास है और इससे पहले हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो इंट्रोडक्शन आप कर चुके हैं सेल का, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सेल का जो शेप है उसके बारे में आप बात कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है और आपने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियस जिसे आप केंद्रक कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे कोशिका द्रव कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसे केंद्रक भी कहते हैं और उसे नाभिक भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं और कोशिका झिल्ली के कुछ फंक्शंस आपने यहाँ पर देखे थे, ठीक है। हमने कहा सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है, हमने एक टर्म उसके लिए यूज किया था, वो है यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। अब चुनिंदा पारगम्य झिल्ली किस प्रकार से है, उसमें हमने कहा सबसे पहले हमने डिफ्यूजन यहाँ पर पढ़ा था और डिफ्यूजन को आपने क्या समझा था, हमने कहा कि यहाँ पर जो गैसीय विनिमय हो रहा है सेल के अंदर और सेल के बाहर, उसे हमने पढ़ा था। तो जो फिनोमेना था यहाँ पर डिफ्यूजन का, इस फिनोमेना पे बेस्ड था। अगर मैं कहूँ कि डिफ्यूजन या विसरण किसे कहते हैं, तो आपने क्या बात की थी यहाँ पे, आपने कहा डिफ्यूजन या विसरण, क्या पढ़ा था हमने, आपने कहा था गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव जो होता है उसे हम विसरण कह रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमने समझी थी। इस चीज को हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा था, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि आपने एक कॉर्नर पे कहीं भी आपने अगरबत्ती जला दी है, ठीक है। जब अगरबत्ती आप जलाते तो उसकी खुशबू आप देखते कि पूरे एरिया में फैल जाती। इट मीन्स कि जहां पर गैस की मात्रा, गैस की सांद्रता अधिक होगी, वो वहां से विसरित हो जाएगा, वहां से बह जाएगा कहाँ की ओर, जहां पर गैस की सांद्रता कम होगी, ठीक है। क्लियर है। अब इसी चीज को अपनी बॉडी में समझते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें जो गैसीय एक्सचेंज है या उसमें कैसे विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। ये समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हम ब्लू कलर में बना रहे हैं, ये है सेल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये तो हमने बनाया है डायग्राम। अब थोड़ा लेवलिंग कर लें अगर, तो लेवलिंग कैसे करेंगे, हमने कहा ये हमारी श्वास नली है जिसे विंड पाइप या ट्रैकिया भी कहते हैं।
ये जो आप फील कर रहे हैं, ये जो आप टच कर रहे हैं, जो विजिबल भी होता है, ये आपका विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप में कुछ इस प्रकार के रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। क्लास 10th में आप बहुत डिटेल में समझेंगे रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो ये है आपका विंड पाइप। अब विंड पाइप दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो आपने का जो ट्रैकिया है वो अब ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत ज्यादा लेवलिंग पे अभी नहीं जाएंगे, अभी हमें समझना है फिनोमेना डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये क्या है, जो आपका विंड पाइप है ये दो भागों में टूट जाता है, आपका राइट और लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं फेफड़े, जिन्हें आप क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो ये क्या है, आपके लंग्स है। ठीक है, लंग्स में आपने का जो यहाँ पे ट्रैकिया है, ये क्या है, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में बनता है। यह ट्रैकिया, ब्रोंकाई, अब ये अलग अलग शाखाएं ब्रोंकियोल्स बन रहे हैं। ब्रोंकियोल्स के सबसे एंड में ये जो आपको गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई ही कहेंगे आप, हिंदी में कहें, आप इंग्लिश में लिखें, इनका नाम एल्वियोलाई ही होगा। लंग्स को आप क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। ठीक है, यह एल्वियोलाई, इनका काम क्या होता है, अब ध्यान से देखिए। हमने कहा हमने सांस अंदर ली है। ठीक है, पहले सांस अंदर लेने का फिनोमेना समझते हैं। जब हमने सांस अंदर ली है, जब हमने क्या किया है, ब्रीथ किया है, ब्रीथ इन जब हमने किया है, तो हमने क्या ली है, यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। हमने ऑक्सीजन को ग्रहण क्यों किया, क्योंकि बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा थी हमारे शरीर के कंपैरिजन में, हमारी बॉडी के कंपैरिजन में। इट मीन्स कि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया है। ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसे आया, मैंने कहा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, सांद्रता यानी कि आप मात्रा से रिलेट कर सकते हैं कि बाहरी वातावरण में ये कि आपका ट्रैक है, आप सांस कहाँ से लेते हैं, आपके नॉस्ट्रल से लेते हैं, आपके जो नासा द्वार होते हैं, नॉस्ट्रल से आपका आता है यहाँ पे नेजल कैविटी आती है। ठीक है, नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा, और उसके बाद आपका विंड पाइप आता है। हमने डायरेक्टली विंड पाइप यहाँ पर बनाया है। आपने जब सांस ली तो कहाँ से ली, आपके वातावरण से ली, वातावरण से अपने सांस में क्या लिया, ऑक्सीजन ली है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बाहरी वातावरण में ज्यादा है, हमारे शरीर में कम है, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया है। और हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन की एक गैस है, गैसें जो होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन लिख दूं, यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बहुत सारी ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इसे क्या हुआ, हमारे शरीर ने ग्रहण किया है। अब ये ऑक्सीजन ट्रैवल करती है आपके नासा द्वार से आपके नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से आपके विंड पाइप में, विंड पाइप से ये जो विंड पाइप के क्या होते हैं, शाखाएं होती हैं। अब जो डायग्राम यहाँ पर है वो सेम डायग्राम इधर भी होता है। ठीक है, वो सेम डायग्राम इस प्रकार से यहाँ भी होगा, ये भी लंग्स हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, तो इसीलिए हमने सिर्फ एक ही यहाँ पर बनाया है। अब आपने कहा जो ऑक्सीजन है वो एट लास्ट कहाँ पर आ जाती है, हमने कहा वो आ जाती है एल्विलाई में। ये ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई है, एल्विलाई में आ गई है, इस प्रकार से यहाँ पर भर गई है। ठीक है, अब एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां। ये आपकी क्या है, पूरी ब्लड वेसल्स है। ये एक ब्लू कलर में दिखा रखी है, एक रेड कलर में दिखा रखी है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ये आपकी सेल है जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा था हमने कि कोशिका जो होती है वो उसी से हमारा जो शरीर है वो मिलकर के बनता है। अभी भी आपने सेम चीजें पढ़ी है कि कोशिका से ही हमारा शरीर मिलकर के बनता है। और हमने कहा यहाँ पर वही कोशिका है। ठीक है, ये आपके क्या है, रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या बहता है, रक्त, आपका जो रक्त है वो बहता है, आपका जो ब्लड है वो क्या करता है, यहाँ पे सर्कुलेट करता है। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की यहाँ पे जो एल्विलाई है, एल्विलाई में ऑक्सीजन भर जाती है, यहीं पर ब्लड वेसल्स भी है। आपने कहा एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड वेसल में कम है, यही तो हम देख रहे हैं। हमने कहा हमारी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन कम है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चली गई है, हमारे ब्लड वेसल में चली गई है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में काम है, तभी ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रैवल कर रही है।
अननेसेसरी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो गैस की मात्रा होती है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को हम इनहेल करते हैं। क्या नाइट्रोजन हमारे शरीर में ट्रैवल करती है? नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में काम नहीं है, काम किसका है? ऑक्सीजन का है, इसीलिए ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, हमें ये भी देखना है कि सेल को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमने यही तो पढ़ा था कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। कौन? हमारी सेल मेम्ब्रेन, कि जिस चीज की आवश्यकता सेल को होगी वही एंटर करेगा, जिस चीज की आवश्यकता सेल को नहीं होगी वही एग्जिट करेगा, इसीलिए हमने इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहा था। अब ये जो आपका जो ऑक्सीजन है जो एल्विलाई में भर गई थी, हमारे लंग्स में बहुत सारे एल्विलाई होते हैं, बहुत सारे गुच्छे होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। आगे जाकर के एल्विलाई से रिलेटेड एक और फिनोमिना पढ़ेंगे जो जनरल अवेयरनेस के तौर पे आपको पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर डिफ्यूजन की। अब जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा एल्विलाई में ज्यादा थी, हमारे ब्लड वेसल में कम थी, फिर से कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और हमने कहा जो गैस होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। अब ये ऑक्सीजन ट्रैवल करती है, ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है कहाँ? सेल में। ये हर सेल की कहानी है, हर सेल में ऐसा होता है। सेल में पहुंच जाते तो उसके बाद क्या हुआ? आपने कहा डाइजेशन पढ़ा है आपने, आपको डाइजेशन पता होगा, आपने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या था? न्यूट्रिशन इन एनिमल। और इसमें आपने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन और अमीबा में भी आपने पढ़ा था। तो डाइजेशन के बारे में आप समझते हैं। आपने कहा जब डाइजेशन हुआ तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था? ग्लूकोज आया था। ग्लूकोज को ही हम क्या कहते थे? डाइजेस्टेड फूड कह रहे थे। क्लियर है? अब आपको यही चीज ध्यान रखनी है, ग्लूकोज पे ध्यान दीजिए कि जब डाइजेशन हुआ तब ग्लूकोज बना। ठीक है, अब जब ग्लूकोज बनता है, आपने कहा जब पाचन होता है, तो हमने एक और चीज समझी थी पाचन से रिलेटेड। हमने कहा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? आपने कहा अब क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है? अब अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का एरो इस प्रकार आएगा। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो आपने कहा ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाता है? आपके ब्लड वेसल में जाता है। आपके ब्लड वेसल में क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा। आपके ब्लड वेसल से जो आप ब्लड वेसल में यानी कि आपके रक्त में ग्लूकोज ऐड हो जाता है। ठीक है, रक्त में ऐड क्यों होता है? क्योंकि आपका रक्त पूरे शरीर में ट्रैवल कर रहा है, पूरे शरीर में क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। तो रक्त में जब ग्लूकोज ऐड हो जाता है तो पूरे शरीर को क्या देगा? ग्लूकोज प्रोवाइड कराएगा। जितनी भी सेल्स हैं उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। तो अब जब एब्जॉर्प्शन हुआ है और ब्लड वेसल से जो ग्लूकोज है वो भी कोशिका में आ चुका है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने कहा कि ग्लूकोज पहले से ही सेल में होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या था? ग्लूकोज था, उसने सेल को क्या दिया? ग्लूकोज दिया। ग्लूकोज का यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन का जो मेन जो एम है, यहाँ पे मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? एनर्जी गेन करना। लेकिन आपको एनर्जी ऐसे नहीं मिलेगी ग्लूकोज से। ठीक है, यहाँ पर क्या पहले आपने कहा ऑक्सीजन भी आई है और यहाँ पर आपने कहा ग्लूकोज भी आया है। ठीक है, अब ग्लूकोज से हमें ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं मिलती है। जब ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अब समझ आया कि क्यों हम इनहेल कर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रही है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने कहा ग्लूकोज से एनर्जी को रिलीज करने के लिए। जैसे कि आपने खाना खाया तो डाइजेशन हो गया है, डाइजेशन हो गया है तो ग्लूकोज बन गया है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सिर्फ खाना खाना, सिर्फ डाइजेशन होना, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होना इनफ नहीं है। ठीक है,
आपको एनर्जी तभी मिलेगी जब डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन भी होगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी तभी मिलेगी जब आपको क्या होगा? डाइजेशन तो हो गया है, लेकिन उसके बाद रेस्पिरेशन भी होगा। रेस्पिरेशन में जब आप ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ेगा, तब यहाँ पर एनर्जी मिलती है। तो हमने कहा जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। डाइजेशन तब कंप्लीट होगा जब रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन तभी सफल होगा जब यहाँ पे क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा। क्या पढ़ने देखो, यह है डाइजेशन। डाइजेशन में बना ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में क्या होगी? रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, अब आप सोचिए डाइजेशन ही नहीं होता, ग्लूकोज ही नहीं बनता, तो रेस्पिरेशन क्या हो पाता? क्योंकि रेस्पिरेशन में आपने कहा ऑक्सीजन का काम है ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज है ही नहीं, तो रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन किसे तोड़ेगा? ठीक है, लेकिन ठीक है, डाइजेशन भी हो गया है, ग्लूकोज भी बन गया है, लेकिन रेस्पिरेशन ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन ही नहीं मिली, तो ग्लूकोज नहीं टूट पाएगा। ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपने कहा डाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। तो क्या है, जो प्रोसेस है वो क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है आपस में। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा ठीक है, आपको डिफ्यूजन यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ है, यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ कि सेल में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और आपकी ब्लड वेसल्स में ज्यादा थी। इसीलिए जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में क्या हो गया है? यहाँ पे विसरित हो गया है या बह गया है। अब जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो यहाँ पर बनती है एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। H2O भी बनता है, अभी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, हानिकारक है। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या बोला हमने कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अब हुआ क्या, देखिए, ये हमने कहा क्योंकि हर सेल में सेम प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसीजर सेम है। हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन आ रही है क्योंकि कंटिन्यूसली आप सांस ले रहे हैं, कंटिन्यूसली डाइजेशन की प्रोसेस भी होगी, आपके पास कंटिन्यूसली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कंटिन्यूसली आपको एनर्जी मिल रही है और कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है हाई, मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है आपके ब्लड वेसल में। अब ध्यान दीजिए, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आपकी बाउंड्री है ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, कुछ भी आप कहिए। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई है, कैसे गई है? आपने कहा क्योंकि सांद्रता, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अधिक सांद्रता में था, ऑक्सीजन यहाँ पे कम सांद्रता में था, इसीलिए ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में गया है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये क्या हुआ है? विसरित हुआ है, डिफ्यूज हुआ है। इसी को हम डिफ्यूजन कह रहे हैं, इसी को हम विसरण कह रहे हैं। एक तो डिफ्यूजन ये है, दूसरा डिफ्यूजन अब यहाँ पर भी होगा क्योंकि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन गई है, बहुत ज्यादा बन गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ब्लड वेसल में नहीं हो क्योंकि ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड बनी ही नहीं है। ठीक है, बनी सिर्फ यहाँ पर है। फिर से क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया है। कंसंट्रेशन डिफरेंस आया तो आपने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाएगी और आपके ब्लड वेसल में चली जाती है। इस प्रकार से आपके ब्लड वेसल में चली जाती है, और आपके ब्लड वेसल से कहाँ जाती है? आपने कहा एल्विलाई में जाती है। ये CO2 है, एल्विलाई से ये बाहर की ओर इस प्रकार से विसरित हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन आपकी सेल में ज्यादा था और आपके आउटर इन्वायरमेंट में क्या था? कम था। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो कम से क्योंकि यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो ज्यादा से कम में। ठीक है, फिर आपने कहा कि इस प्रकार से जो आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर रिलीज हो जाती है। क्या समझे इस चीज से? इस चीज से ये समझे कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। यहाँ से जो गैसें हैं वो यहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी गैस का नहीं होगा। दो गैसों के बारे में हमने बात की है। अब हमने कहा सेम फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई होता है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस
क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ऑक्सीजन इसीलिए जा पा रही है क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस आया है। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल कर रहा है। आपने कहा ये जो फिनोमिना है कि जब गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विसरण कहते हैं। क्लियर है, पढ़ लें एक बार विसरण। विसरण को जब हमने पढ़ा था हमने कहा गैसेस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोशिका और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय। इसमें हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड टू इन्फॉर्म द सेल इज कैरिड आउट थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि कोशिका से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचलन विसरण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा gaseous substances tend to move to areas where their concentration is less from the areas where there is higher. This movement is defined as the process of diffusion. Diffusion can take place of solid, liquid and gas. आपने गैसीय पदार्थ उन क्षेत्रों से जाते हैं जहां उनकी सांद्रता अधिक होती है, कहाँ की ओर जाते हैं जहां उनकी सांद्रता कम होती है। इस प्रक्रिया को विसरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। विसरण ठोस, द्रव और गैसों का स्थान ले सकता है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब हमने कहा कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। सबसे पहला, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन। पहला एग्जांपल आ गया है, किसका एग्जांपल आ गया, क्योंकि सेल क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल आता है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस है, सेम जो आपने अभी पढ़ी है डिफ्यूजन में वो सेम है। इतना डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस आप तब बोलते हैं जब यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है या पानी की बात हो रही है। तो पानी जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में बह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑस्मोसिस कहते हैं। एक बार डेफिनेशन समझते हैं फिर यहाँ पर बात करेंगे आगे एग्जाम्पल की। आपने कहा मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि कोशिका और उसके बाहरी वातावरण के बीच जल का संचलन। अभी इट इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि यह ऑस्मोसिस के माध्यम से किया जाता है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने कहा ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है। Therefore, we can say that osmosis is just a special case of the process of diffusion. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस विसरण की प्रक्रिया का एक विशेष मामला है या विशेष क्या है, फिनोमिना है। एक बार आपको करना क्या है, डायग्राम बनाएंगे कि क्या होती है ऑस्मोसिस। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाइए और उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपने कितना समझा है ऑस्मोसिस। चलिए डायग्राम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास आते हैं दो बीकर। ठीक है, दो बीकर है। दो बीकर में हमने कहा क्या है, पानी है। इस बीकर में पानी इतना है, इसमें भी पानी है, लेकिन इसमें पानी इतना ही है। ठीक है, क्या है, ये वाटर है। क्या बता सकते हैं कि वाटर की ज्यादा कंसंट्रेशन किस बीकर में है। ये बीकर नंबर ए है, बीकर नंबर ये ए है और ये बी है। तो ए बीकर जो है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है पानी की, या जो बीकर बी है उसमें कंसंट्रेशन है ज्यादा की। तो हमने कहा कि यहाँ पर वाटर की हाई कंसंट्रेशन
ये हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर, और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख सकते हैं या सांद्रता लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि ज्यादा सांद्रता किसमें, हमने कहा ज्यादा सांद्रता इसमें, क्योंकि हम मात्रा से कह रहे हैं कम सांद्रता इसमें है। अब हमने क्या बोला था कि सेम जो आपने गैस के केस में पढ़ा था वही अगर हम इसके केस में कहें, और हमने कहा कि अगर हम इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दें तो क्या, आप क्या सोचते हैं क्या होगा। हमने कहा यहाँ पे जो पानी है वो विस्तृत होगा यहाँ से यहाँ। कब तक विस्तृत होगा, जब तक इन दोनों में पानी की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। क्यों विस्तृत होगा, क्योंकि हमने कहा पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इस फिनोमिना को क्या हमने कहा है, ऑस्मोसिस कहा है। तो आप सोचेंगे हम ऑस्मोसिस को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस में आप कुछ और फिनोमिना पढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। तो ये जो टर्म्स है हमारे कुछ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक इनके नाम होते हैं, ठीक है। आपको ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ करके लेके आना है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस को डिटेल में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।